अस्सलाम वालेकुम। उर्दू गैलेक्सी में एक बार फिर से खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मैं रोज़ाना उस पुराने घर की इमारत के सामने खड़े खड़े उस औरत को देखता जो बीती हुई यादों को याद करके सिसक पड़ती थी। जैसे ये यादें हर गुजरते वक्त के साथ उसे सांप की तरह डसती थी। सर्दी से कपकपाते हुए वो जाने कितनी देर उसी हालत में जमूद रहती कि अचानक उस खंडरनुमा घर के सामने एक शख्स आन वारिद हुआ और गाड़ी से निकलते ही एक हिकारत की निगाह उस औरत पर डालते हुए ताला खोलकर अंदर घुस गया। और वो बेचारी औरत दरवाज़ा पीटती रही मगर कोई जवाब न आया था। मैं हिम्मत करके अपनी परचून की दुकान से उठा और लपक कर उस औरत को झंझोड़ डाला मगर वो सकते में थी जैसे मर गई हो। खैर मेरी हमदर्दी के अल्फाज पर वो यकदम धाड़े मार कर रोने लगी। उसकी बेबसी पर मैं भी रंजीदा हो गया और फिर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज पता लगा कर ही दम लूंगा कि असल माजरा क्या है। मैं उस औरत से बाज पुरस करने लगा कि बताओ क्या किस्सा है और ये शख्स कौन है और तुम क्यों यहाँ लावारिसों की तरह पड़ी हो, क्या ये घर तुम्हारा है? मगर सद अफसोस के वो हैरत से मुझे तकते हुए बस इतना कहकर चली गई कि तुम्हें क्या तकलीफ है, दफ़ा हो जाओ, मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं, जाओ दफ़ा हो जाओ। मेरा तजस्सुस अब और बढ़ गया था, सो मैंने जहन में रख लिया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। 10 बजे का वक्त था। अब मैं उस शख्स का इंतज़ार करने लगा मगर ये क्या, वो शख्स मेरी तवज्जो के बावजूद कब वहाँ से गया मुझे कुछ पता न चला। कल भी ऐसा ही हुआ। मैं अपने तजस्सुस के सबब उस घर में दाखिल होने का इरादा कर बैठा और बिलाखिर में दीवार फलांग कर अंदर कूद गया। वहाँ से अजीब कर्बनाक रोने की आवाज़ें आ रही थी। घर का सारा फर्श खून में लथपथ था। मैं इस खौफनाक मंजर के लिए पहले ही तैयार था कि ऐसा लगा कि किसी ने अचानक टीवी ऑन कर दिया हो और कोई फिल्म चलने लगी। मैं कमरे से होता हुआ स्टोर रूम में पहुंचा तो हैरान रह गया। मंजर ही कुछ ऐसा था कि वहाँ एक खूबसूरत औरत 2 जुड़वां बच्चों को गोद में लिए बैठी थी और पास ही एक शख्स रुपए गिन रहा था। फिर जैसे वक्त का पहिया घूमता हुआ नजर आया। बच्चे बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी की हदों को छूते दिखाई दिए। अब वो दोनों उम्र रसीदा थे। सारी कहानी की थीम देखने पर मैं दिली तौर पर अफसुर्दा था। मैं जो टिकटिकी बांधे सारे मंजर को देख रहा था एकदम सकते में रह गया क्योंकि अब चारों तरफ घुप अंधेरा था। तसलसल के टूटने पर मैं रंजीदा था। फिर मैं चलता हुआ सहन में आया तो दोबारा रोशनी की किरण जगमगा उठी। फिर मैंने देखा कि वो उम्र रसीदा बूढ़ा बूढ़ी अफसुर्दा थे, मगर क्यों? मैं हैरत में घिरा दोबारा मुतवज्जो हुआ। घर का पुरस्रार माहौल अजीब वहशत लिए हुए था। खैर ये क्या? सामने चारपाई पर खून में लथपथ एक आदमी बड़ी आहो पुकार कर रहा था। पास ही वो बूढ़ी औरत बराजुमान थी कि दरवाज़ा खटाक से खुला और एक उम्र रसीदा बूढ़ा घर में दाखिल हुआ तो देखा कि एक वजूद जो चारपाई पर कराह रहा था यकलख्त उस पर एक शख्स बरस पड़ा। ए बुढ़िया, इस बुढ़े को समझा दे, मेरे दोस्तों के सामने ऐसे फटे पुराने हुलिये में मत आया कर, मेरी सुबकी होती है। बस आज इस अकल के अंधे की वजह से मेरे दोस्तों के बीच हाथापाई हो गई। सिर्फ इसकी वजह से। उंगली के इशारे पर बूढ़ा दम बखुद रह गया। नदामत इतनी कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। और बुढ़िया के कानों ने ऐसी रुदात सुनी तो हिचकियां लेने लगी कि अचानक कमरे के अंदर से एक सजी संवरी भद्दी सी औरत निकली। आते ही एक झटके से आनन फानन बुढ़िया को उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए डेवड़ी तक ले गई। उसका बूढ़ा नहीफ बदन खून से शराबूर था। मैं बौखला चुका था पल दो पल बदलती सूरत हाल से। मैं उस बुढ़िया की तरफ लपका मगर फिर उस जालिम औरत ने अपने दूसरे हाथ में थामी हुई कैंची से उस बुढ़िया के बालों को बेदर्दी से काट डाला। बालों के कट जाने पर वह बुढ़िया एकदम बेहोश हो गई। कैसा सितम था जो दर्द पर दर्द बढ़ाता चला गया। मैं इस मुसीबत से तंग आ चुका था कि आखिर ये क्या माजरा है। खैर बूढ़े ने चंद कदमों के फासलों को मिनटों में अबूर किया और अपनी साथी को थाम लिया जो सितम ज़रीफ़ी का पैकर बनी थी। उन बिच्छू सिफत अपनों ने आज ऐसा डंक मारा था कि शायद ही उसका जहर कभी ख़त्म हो। मैं लम्हा ब लम्हा गम से पागल होता जा रहा था।
मेरे जिस्म से डर के मारे पसीना बहने लगा। मैं नाकाबिल अज़ियत तकलीफ़ से दो चार था, लेकिन अभी तो हकीकत का एक और पहलू मेरे सामने आना था। अभी सोच का सिलसिला भी जारी था कि एक बार फिर मंजर गायब था। मैं हड़बड़ाकर सहन के दाएं जानिब लगे नलके के पास गया और बिला वजह मुंह हाथ धोने लगा। यकदम मेरे पीछे कुछ आवाज़ें गूंजी। मेरे पलटने पर मंजर के आगाज़ की इब्तिदा हो गई। दो नौजवान बमा बीवियों के अजीब हालत में दिखाई दिए और उनकी बातें सुनने के लिए उनकी बातचीत पर कान धरने लगा। उनकी बातें सुनकर मालूम हुआ कि ये कितने जालिम सिफत लोग हैं। मेरी इल्तिजाएं दुआएं थी अल्लाह के हुजूर। खैर ये सिलसिला जारी रहता कि अचानक वो मंजर रूपोश हो गया तो मैं हिजानी कैफियत में मुब्तला अपने बालों को नोचने लगा। यहाँ वहाँ दीवारें टटोलने लगा, लेकिन सब कुछ बेकार था क्योंकि वहाँ वो मंजर न था और ना ही बैरूनी दरवाज़ा था। मैं एक गर्दाबे बला में फंस चुका था। अचानक उस साकित माहौल में एक अजीब सी आवाज़ गूंजती चली गई जो उसी जालिम भद्दी औरत की थी। हाँ हाँ वही होगा। आज का तमाशा कोई आम तमाशा ना होगा, बल्कि खून की होली खेली जाएगी। मेरी हालत दगरगूं थी और फिर वाकई खून की होली खेली गई। खौफ की लहर मेरे पूरे जिस्म में फैल गई। मैं हैरत से घिरा वहां से निकलकर दोबारा कमरे में आ गया। जहां दीवार की परत उखड़कर सुराख में ढल गई थी, वहां एक धीमी सी रोशनी जगमगाई। हर तरफ अब रोशनी का समा था। मर्द, औरतें और बच्चे शानदार मलबूसात पहने थे। वहीं दो औरतें बावर्ची खाने में बराजमान नित नए पकवान पका रही थी कि अचानक एक औरत के जाने पर दूसरी जालिम औरत ने खाने में कुछ मिला दिया। मैं अपने हवास पर काबू पाकर उस बावर्ची खाने का मुआयना करने लगा जहां वो थोड़ी देर पहले मौजूद थी। मुझ पर एक ना रुकने वाला खौफ मुसल्लत था कि अब क्या वाकया रूनुमा होने वाला है, और वो वाकया रूनुमा हुआ। अचानक तूफान उमड़ पड़ा। दिल दहलाती गरज और चमक पर मैं चौंक पड़ा, क्योंकि जब मैं आया था उस वक्त किसी भी तूफान का इम्कान न था। लेकिन अब मौसम बहुत गजबनाक हो चुका था। हवाओं का शोर बहुत तेज तर होता जा रहा था। ये मंजर रात के इस पहर को बहुत हौलनाक बना रहा था। यहाँ सुबह का कोई अंदेशा न था, सिर्फ रात, घोर अंधेरी रात। ओह मेरे खुदाया, ये किस कदर वहशतनाक है, मैं सोचने लगा। अचानक बावर्ची खाने से जालिम औरत निकली और बूढ़ी को कोई हुक्म सादिर करती डेवड़ी से होती बैरूनी दरवाजे से बाहर अपने मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए रवाना हुई। उसके जाते ही वो बूढ़ी औरत अपने आप को कोसती वॉशिंग मशीन की जानिब बढ़ती चली गई, और जब मशीन का स्विच ऑन करने की गर्ज से उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि जैसे खुद ब खुद उस स्विच ने उसे अपनी जानिब मकनातीसी कशिश से खींच लिया, और उसका हाथ लगते ही एक ही करंट के झटके से वो नहीफ और कमज़ोर सा वजूद दूर जा गिरा और आखिरकार तड़पते तड़पते बिल्कुल साकित हो गया। बगैर किसी आवाज़ के वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गई, और दूसरी औरत बावर्ची खाने से निकलकर कमरे में घुस गई। और हालत ज़ार को देखकर मैं बौखला गया और उसे मुतवज्जा करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चीखो पुकार करने लगा कि बूढ़ी मर गई है। मेरी रुंधी हुई आवाज़ में गम समा गया। बचाओ जालिमो उस बेचारी बूढ़ी को, ये बहुत मासूम है, बचाओ बचाओ। मैं जैसे किसी शहर में जकड़े बचाओ बचाओ की तकरार करता रहा। बिल आखिर में औरत को आवाज़ें देता उसके पीछे हो लिया, मगर कोई जवाब न आया। मैंने जो कुछ वहाँ देखा बहुत ही पुरस्रार था। वहाँ बच्चे, एक मर्द और वही औरत जो खाना लिए मौजूद थी। अब बेड पर बैठे सभी खाना खाने में मसरूफ़ नजर आए। मैं बोल पड़ा क्योंकि मुझे याद आ गया उस जालिम औरत ने खाने में कुछ मिलाया था। मैं किसी अनजाने खौफ से पसीने में शराबूर हो गया। फिर क्या था, खाने के बाद चंद लम्हे ही गुजरे थे कि सबके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। या खुदाया बचा ले इन सबको, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला था। मेरी कैफियत अजीब से अजीब तर होती गई। उन सब की हालत बिन पानी के तड़पती मछली किसी थी, पर मैं अंदर ही अंदर कटता जा रहा था। मैं अपनी नर्म सिफत आदत से मजबूर उन्हें बचाने के लिए उनकी जानिब लपका, मगर मेरा लपकना बेसूद था क्योंकि वो सब तो हवा के हैवले थे, ठोस वजूद नहीं रखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जहर के असर ने उनका काम तमाम कर दिया। मैं अपने घुटनों पर सर रखे खून के आंसू रोने लगा। अब एकदम सभी नज़रों से ओझल थे, न जाने अब क्या होने वाला था।
ایک انجانا سا خوف تھا کہ کیا اب بھی کچھ ہو کے رہے گا، اندھیرے میں جہاں کچھ سجھائی نہ دے پائے۔ اسی حالت کے تحت میں خوف کی وجہ سے پسینے میں شرابور اگلے حالات کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا، اور پھر یکلخت میں ہڑبڑا کر فرش پر گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ جب میں ہوش میں آیا تو ایک بار پھر اندھیرے نے ہی میرا استقبال کیا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ آدمی جو روزانہ یہاں آتا تھا وہ میرے موجود ہونے پر یہاں نہیں آیا تھا۔ مجھے تشویش ہونے لگی، سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا کہ اچانک اندھیرے کو چیرتی ہوئی بیرونی دروازے پر روشنی ہوئی اور میں ڈر گیا۔ پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر میں بیرونی دروازے کی جانب لپکا، لیکن لڑکھڑا کر منہ کے بل گر پڑا۔ میری ناک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اس حالت پر میں کبھی دائیں ہاتھ کو اور کبھی بائیں ہاتھ کو فرش پر رکھتا، مگر خون نہ رک رہا تھا۔ خون کی اتنی مقدار دیکھ کر میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا، اور جب کافی دیر بعد ہوش آیا تو بڑی مشکل سے اٹھا۔ میرے کپڑے خون میں لت پت تھے، مجھے کافی کمزوری محسوس ہونے لگی تھی، لیکن یہ کیا؟ میں یکدم اٹھا اور اپنی پھولتی سانسوں کے ساتھ بھاگا اور ڈیوڑی تک پہنچ گیا۔ نہیں نہیں کی تکرار کرتے ہوئے میں بلند آواز میں چیخو پکار کرنے لگا۔ میرے شور و غل پر وہاں دوسرے لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے۔ مجھے غلط فہمی ہوئی کہ شاید میری چیخ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں دم بخود سا سامنے فرش پر پڑے بوڑھے کو خون میں لت پت تکے جا رہا تھا۔ میری آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹ رہی تھی۔ میں سامنے پڑے بوڑھے پر نگاہ مرکوز کیے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب گیا، اور بے حس وجود کے اس حادثے پر میں صدمے سے گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر ایسا لگا کہ خواب میں اسی لاچار بوڑھے کو دیکھ رہا ہوں۔ منظر بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، کیونکہ آج اور کوئی جگہ تھی جہاں کہیں کوئی مکان کی تعمیرات کا کام چل رہا تھا، مگر میں کدھر تھا؟ نظر دوڑاتے ہوئے میں اس مکان کی چوتھی منزل پر پہنچ گیا جہاں وہ بوڑھا نظر آ گیا۔ وہ اپنی حالت کے پیش نظر عجیب کشمکش میں لگ رہا تھا۔ اچانک سے وہ چکرا کر ڈگمگایا، اور اپنے جسم کا توازن برقرار نہ رکھنے کے سبب وہ چوتھی منزل سے گرا اور زمیں بوس ہو گیا۔ اتنی اونچائی سے گرنے کی وجہ سے وہ کسی بے جان وجود کی طرح ساکت سا ہو گیا، اور پھر خون کی ندی بہہ گئی۔ اس کا سر پاش پاش ہو چکا تھا۔ اتنا جان لیوا منظر دیکھنے کے بعد جیسے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ پھر پہلی منزل پر کسی کی چیخ کی آواز سنائی دی تو میں کانپتے کانپتے پہلی منزل پر آیا، اور ایک مرتبہ پھر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا خواب جو کبھی رنگین تھا اب اچانک بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا ہو۔ وہاں ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ آنکھ کھلنے پر میں فرش پر لیٹے لیٹے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ پھر ہیبت ناک اور ڈراؤنی آوازیں اور شور و غل ہونے لگا تو میں پلک جھپکتے ہی اٹھ بیٹھا، اور پھر چاروں سمت نظر دوڑائی تو ایک سمت میری نظر ٹھہر گئی جہاں بہت سے لوگوں کا جھرمٹ تھا۔ پھر میں لوگوں کو چیرتا ہوا سامنے کی سمت بڑھا اور آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا، اور جب قریب پہنچا تو چارپائی پر اس وجود کو دیکھ کر چارپائی سے لگا زاروں قطار رونے لگا، جیسے میرا کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو۔ میں افسوس میں گھرا رہتا تھا۔ اچانک ہجوم میں سے کچھ لوگوں نے کمروں سے لاشوں کو اٹھا کر صحن میں بچھی قطار میں چارپائیوں پر لا کر رکھ دیا، اور اب باری اس بے جان بڑھیا کی لاش کی تھی۔ خیر اسے بھی چارپائیوں میں سے ایک چارپائی پر لٹا دیا گیا تھا۔ میں اس صورتحال کا چشمدید گواہ تھا۔ میں اس صدمے کو جھیل نہ پا رہا تھا۔ خون کے آنسو میری آنکھوں سے رواں تھے۔ میں تھوڑی دیر شاید اور متوجہ رہتا کہ ہم سب کی توجہ ایک اور شخصیت نے کھینچ لی۔ وہ ظالم عورت جس کا کیا دھرا یہ سارا کھیل تھا، اس عورت نے اس بڑھیا کو مجبور کیا کہ وہ کرنٹ والے سوئچ کو ہاتھ لگائے، کیونکہ اس نے الیکٹرک تاروں میں گڑبڑ کی تھی۔ اس کا حشر نشر ہو گیا۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس ظالم عورت کا گلا دبا دوں، مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عورت کوئی اور نہیں، یہ وہی عورت تھی جو اس کھنڈر نما گھر کے باہر دن رات پہرا دیتی تھی۔ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں اسے کیا سمجھتا رہا، اور یہ کیا نکلی۔ میری نظر ایک نقطے پر ٹھہر گئی، یعنی وہ آدمی جو ہر روز اس مکان کی دیکھ بھال کے لیے آتا ہے تو آج کہاں ہے؟ میں بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا۔ آخر کار وہ آ ہی گیا۔ یہ تو وہی چارپائی والا نوجوان تھا جو اس بوڑھے پر چلا رہا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ یہ کیا، یہ تو آتے ہی اس عورت پر
ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया था। मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया। मैं डर कर उसे बचाने के लिए चिल्लाने लगा कि इसे छोड़ दो, अरे छोड़ दो पागल आदमी, अब तो सुकून ले लो। लेकिन मेरे कहने का उस पर कोई असर न हुआ। लेकिन हाँ, वहाँ मौजूद लोगों ने उसे थाम लिया था और उस बेहोश पड़ी औरत को उठाकर कमरे में ले गए। मैं शशोपंज में था कि ये कैसे ठीक हो सकता है, लेकिन पास खड़े लोगों के तबसरे पर मेरी हैरत में इजाफा हुआ। ये आदमी ज़बान का बुरा मगर दिल का भला इंसान है और इस तमाम किस्से में कहीं भी शामिल नहीं है। मगर इन तबसरों पर मैं मुतमईन ना हुआ। मैं अपने जहन में उस तमाम कहानी को दोहराने लगा। याद करने पर झटका लगा। हाँ, इसी ने तो उस बूढ़े को प्यार में फुसलाकर घर की रजिस्ट्री पर अंगूठा लगवाया था। या खुदा, कितना मक्कार है। घर अपने नाम करवाने के बावजूद न उसे बेच सका और न ही रिहाइश कर सका, क्योंकि यहाँ अनदेखा तिलिस्म था जिसका सहर उसे जकड़ लेता और उनकी रूहें उसके ज़मीर को चैन न लेने देती। मैं इतनी मक्कारी पर शदीद हैरान था। मंजर अब कुछ बदला। सभी अपनी आखिरी आरामगाह जाने को तैयार थे और फिर सभी लोग उन्हें लिए चल दिए, मगर वो ना गया। हाँ, वो घर में मौजूद जोर जोर से कहकहे लगाता रहा। उन कहकहों की आवाज़ों पर अंदर पड़ी औरत जागकर बाहर उसके पास आई, मगर यकदम उसकी हंसी रुक गई, क्योंकि वो जालिम फौरन उसकी तरफ बढ़ा और उसे घसीटता ले गया और दरवाजे से बाहर फेंक दिया कि अब तुझे अजीब जालिम की मुझे ज़रूरत नहीं, और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर ज़ोर की हवा चली और हवा के बगुलों ने मुझे उस घर से बाहर लापटखा। मैं कराह कर सोचने लगा कि कितने दिनों से मैं घर से बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रहा था, मगर वो ना मिल पाया। आखिर उस आसिफज़दा घर से मुझे निजात मिल गई थी। मैं जब गिरा तो रात के 11 बजे का वक्त था, यानी मुझे अंदर गए अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ था। मैं कांप कर रह गया। 1 घंटे में घर के अंदर सालों का शुमार था। मुझे बाहर गिरते देखकर ही आसपास के तमाम अफराद भागे चले आए और मुझे झंझोड़ने लगे। अब मैं उस सारे भेद को समझ गया था। मेरे लिबास पर जगह जगह खून के धब्बे मौजूद थे। मेरे बाल कंधों से नीचे लटक रहे थे और हुलिया बिगड़ गया था, जैसे मैंने कई सौ सालों का सफ़र तय कर लिया है। गर्ज में उठने की नाकाम कोशिश करने लगा, मगर उठ ना पाया। लेकिन लोगों ने मैयत की तरह मेरे वजूद को उठाया और मेरे घर चल दिए, जहां मेरी दुनिया आबाद थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।